बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीन फ्री पाथ। तो ये टॉपिक तो मीन फ्री पाथ है, उस हवाले से ये थोड़ी सी उसके रिलेटेड यानी डिस्कशन हो जाती है। तो बारह सिलेबस में तो आपका मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन, उसका फार्मूला और आगे उसकी डिपेंडेंस फैक्टर्स जिस पे वो डिपेंड करता है ना, तो टॉपिक तो हमारा वो है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी उससे रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। पहली तो ये बात कि जो कुलयंस गैस के मालिक्यूल्स मुख्तलिफ शो करते हैं, तो उनकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो उसमें पहली है ग्रेजिंग कुलयन या ग्लांसिंग कुलयन। इसकी शक्ल इस तरह की है कि ये मालिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड करते जा रहे हैं वो पैरेलल में एक दूसरे के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो उसकी हम जो रिलेटिव वेलोसिटी जो है, यानी एक दूसरे के रिलेटिव से अगर काउंट की जाए, तो इन्होंने वैसे सी बार लिखा हुआ है बुक के अंदर। लेकिन अमूमन होता यही है कि दो मालिक्यूल जब पैरेलल चल रहे हों और सेम वेलोसिटी से जा रहे हों, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो फिर उनकी जो है वो एक चूंकि बराबर होगी तो फिर वो जीरो हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हम कहते हैं कि जो मालिक्यूल पैरेलल जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी जो आपकी वेलोसिटी है वो बराबर हो। तो हम समझ रहे हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो हर मालिक्यूल की वेलोसिटी हम वही ले रहे होते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी। तो जब हम सब की वही ले रहे होते हैं, तो इस चक्कर में फिर हम कहते हैं कि वो जो यानी वो दो जो मालिक्यूल्स आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो हम एक जैसी कंसीडर करते हैं। तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी इनकी आपस की जो है वो जीरो हो जानी चाहिए। ठीक हो गई। और दूसरा है हेड ऑन कोलिजन, कि दो मालिक्यूल्स आए आपस में हेड ऑन कोलिजन, यानी बिल्कुल आप हेड टू हेड टकराएं और फिर टकराने के बाद एक लेफ्ट पे मुड़ जाए, दूसरा यानी राइट पे मुड़ जाए। तो अब दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट से सी बार वेलोसिटी से ही दूर जा रहे हैं, यानी ये वाला मालिक्यूल भी सी बार वेलोसिटी से उससे दूर जा रहा है, दूसरा भी दूर जा रहा है। तो अब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो ऐड हो जाएंगी कि एक एक का डिस्टेंस दूसरे से कितनी कितनी स्पीड से जो वो चेंज हो रहा है ना। तो सी बार से ही चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम पे रिलेटिव वेलोसिटी उसकी डबल टू सी बार लेते हैं। ठीक हो गए। और एक तीसरी कुलयन की टाइप है राइट एंगल कुलयन, जिसमें एक मालिक्यूल इस तरह मूव करके आ रहा है, दूसरा इस तरफ, और यहाँ आके टकराते हैं। एंगल इनके दरमियान 90 का बना हुआ है, दोनों सी बार वेलोसिटी से मूव करते हुए आ रहे हैं। ठीक हो गए। तो इनके पास हमारे पास अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। वो हाइपोटेनस वाला फार्मूला होता है ना, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर और होल अंडर रूट। तो उसमें ये सी बार का स्केयर टू हो गया प्लस हो के, और जब अंडर रूट करते हैं तो टू अंडर रूट वैसे रह जाएगा, और सी बार का स्केयर खत्म हो के सी बार, तो रिलेटिव वेलोसिटी इसकी टू अंडर रूट सी बार रह जाती है। ठीक हो गई। तो ये इस तरह ये निकाली। उसके बाद है इलास्टिक कुलयन। जितने भी ये गैस के मालिक्यूल्स की कुलयंस होती हैं वो हम कहते हैं कि आपस में इलास्टिक कुलयन, एक इलास्टिक कुलयन होती है, एक नॉन इलास्टिक कुलयन होती है। और फर्क इसमें ये होता है कि हमारे पास दो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। ठीक हो गया। तो अब ये होता है कि अगर टकराने के पहले और टकराने के बाद ये दोनों के दोनों लॉज जो हैं वो इक्वल रहें, सेम रहे, तो फिर हम कहते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है, यानी कांस्टेंट रहे। टकराने से पहले मोमेंटम, टकराने के बाद मोमेंटम के बराबर है। इस तरह काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले एनर्जी जो है और टकराने के बाद भी बराबर है, तो फिर हम उसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। और अगर ना हो, कौन बराबर ना हो, काइनेटिक एनर्जी बराबर ना हो, क्योंकि मोमेंटम बराबर ही रहता है, जो एनर्जी है वो दो चीजें जैसे टकराएं, को हीट की शक्ल में को साउंड की शक्ल में एनर्जी लूज हो गई, तो उस वजह से फिर पहले और बाद की एनर्जी बराबर नहीं रहती, तो वो नॉन इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। लेकिन गैस के मालिक्यूल जो बहुत छोटे होते हैं, ना तो वो हीट वाला चक्कर आता है उनकी कोलिजन्स में, ना उनकी कोलिजन में ये साउंड वगैरह का आता है, तो इस वजह से उनकी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन ही कहलाती है। उसके बाद है कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर किसे कहते हैं कि दो मालिक्यूल्स आपस में जब कोलाइड करने करने लगे और मिनिमम डिस्टेंस जितना कम करीब वो एक दूसरे के जा सकते हैं कोलिजन के दौरान, तो मिनिमम डिस्टेंस पे वो मूव कर चुके हों, उस वक्त उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो फासला है, दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान फासला है, उसको हम कोलिजन डायमीटर या सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये उसका सिंबल है। अब इसमें इसका फैक्टर जो है कोलिजन डायमीटर का, वो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ही है। जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उतना सिग्मा की वैल्यू भी बड़ी होती जाएगी। दूसरे नंबर पे है
कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लेमडा के फार्मूले में जो मीन फ्री पाथ हमारा मेन टॉपिक उसके अंदर आ रहा है, तो इस वजह से हम इसकी डेफिनेशन जरूर कर लेते हैं ताकि हमें वहाँ इसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जैसे नाम से आपको जाहिर नजर आ रहा है कि किसी चीज की जैसे कोई चीज वाइब्रेट कर रही है तो एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ कोलिजन से मुराद ये होगा कि एक सेकंड में वो कितनी कोलिजन्स होती हैं, ये उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। और ये है कितनी, कि एक मालिक्यूल की बात हो रही है, एक मालिक्यूल हो, 1 cm³ वॉल्यूम, 1 cm³ गैस का वॉल्यूम हो, जिसके अंदर वो एक मालिक्यूल मौजूद है। तो उस वक्त जितने वो एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ कोलिजन्स करेगा, वो उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी कोलिजन मेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड इन 1 cm³ ऑफ द गैस, ठीक है, तो उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या है कि एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, के मॉलिक्यूल एक आके टकराता है, फिर एक कोलिजन करने के बाद फिर उसके अगले दूसरे मॉलिक्यूल से जाकर उसने टकराना है। तो कह रहे हैं कि एक कोलिजन की है, फिर उसने कुछ फासला कवर करना है, फिर जाके दूसरी टक्कर उसके साथ किसी के साथ उसने करनी है। तो इन दो कोलिजन्स के दरमियान उसने जितना फासला कवर किया है, वो जो एवरेज डिस्टेंस उसका बनता है उसको हम लेमडा से शो करते हैं, और मीन फ्री पाथ उसको नाम दिया जाता है। इसका फार्मूला क्या है कि इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इस यानी एवरेज स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पे एमसीक्यू में ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि ये मीन फ्री पाथ आपका है वो एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना मॉलिक्यूल स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो लेमडा की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। यानी दूसरी टक्कर के एक टक्कर उसने कर ली है तो दूसरी टक्कर के लगने से पहले पहले वो काफी फासला कवर कर चुका होगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक होगा, तो लेमडा बड़ा हो जाएगा। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी, मॉलिक्यूल एक सेकंड में जितनी ज्यादा कोलिजन करेगा, इसका मतलब है थोड़ा फासला ही कवर करता होगा कि अगली कोलिजन, फिर थोड़ा सा करता होगा तो अगली कोलिजन, इसी वजह से फिर उसकी नंबर ऑफ कोलिजन एक सेकंड में ज्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो फिर लेमडा की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाते हैं, ठीक हो गए। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारी बात इसकी मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन, मीन फ्री पाथ का फार्मूला, और उसका हमने रिलेशन बता दिया। अब जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उसका भी एक फार्मूला होता है, ये Z1 इज इक्वल टू 2√π सिग्मा स्क्वायर C बार N। इसको डिराइव भी किया जाता है लेकिन यहाँ हमारे इस वक्त सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, तो हम सिर्फ उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। फार्मूला लिखा हुआ है उसी को हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो लेमडा था C बार/Z1, Z1 की जगह ये फार्मूला पुट कर देंगे तो ये फार्मूला C बार से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास 1/2√π सिग्मा स्क्वायर और n रह जाएगा। इसमें 1 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, सिर्फ सिग्मा और n दो चीजें आपकी वेरिएबल हैं। और लेमडा से इसका रिलेशनशिप देखें तो लेमडा सिग्मा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और n के ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन वो सिंगल पावर के साथ है। इसका क्या मतलब है कि जितना सिग्मा बड़ा होगा, यानी कोलिजन डायामीटर मॉलिक्यूल का जितना बड़ा होगा, उतना वो थोड़ा फासला कवर करेगा। कोलिजन डायामीटर जितना बड़ा होगा उतना फासला वो कम कवर कर रहा होगा। तो सिग्मा के स्केयर के ये लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा, स्केयर का तो मतलब आपको समझ आ गया। अगर मैं सिग्मा को 2 टाइम बढ़ा दूं तो 2 का स्केयर होने की वजह से 4 आ जाएगा आंसर। तो लेमडा डिक्रीज तो होगा लेकिन कितने टाइम डिक्रीज होगा, 4 टाइम डिक्रीज होगा। अभी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिग्मा को 2 टाइम बढ़ा दिया जाए तो लेमडा जो है वो 4 टाइम डिक्रीज होगा। क्यों है कि 2 तो हमने सिग्मा की जगह तो 2 सिग्मा लिख दिया ना, लेकिन स्केयर की वजह से वो 4 बन गया, तो लेमडा की वैल्यू 4 टाइम कम होगी। अच्छा, ये तो बात होगी फार्मूले से। फिजिकली हम कहते हैं भाई जाहिर बात है जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उतना वो ज्यादा साइज होने की वजह से जब वो मूव करेगा तो उसके दूसरों के साथ टक्कर होने के चांसेस ज्यादा है, और बहुत कम चांसेस हैं कि वो दरमियान से बच बचा के निकल जाए और कोलिजन ना हो, ठीक होगा। तो इस वजह से सिग्मा जितना बड़ा होगा लेमडा उतना छोटा होगा, कि वो थोड़ा सा फासला कवर करेगा और कोई ना कोई कोलिजन उसके साथ हो जाएगी।
दूसरा है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने नंबर ऑफ मालिक्यूल ज्यादा होंगे उतना लैम्डा छोटा होगा। आप कहेंगे सर जाहिर बात है नंबर ऑफ मालिक्यूल ज्यादा होंगे तो वो करीब करीब हो जाएंगे, दरमियान में खाली जगह उनके दरमियान थोड़ी आएंगी, स्पेसेस जरा कम हो जाएंगी, तो फिर वो एक मालिक्यूल थोड़ा सा मूव करेगा कि दूसरे की टक्कर हो जाएगी, फासला कम होने की वजह से, इंटर मालिक्यूलर स्पेसेस कम होने की वजह से। ठीक हो गया। तो ये भी है इसमें। अब ये कि नंबर ऑफ मालिक्यूल को अगर मैं 2 टाइम बढ़ा दूं तो लैम्डा कितने कम तो होगा, और कितने टाइम कम होगा, 2 टाइम ही कम होगा, कि ये पावर 1 के साथ ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही एमसीक्यू इसने नीचे यहाँ पे भी डिस्कस किया होगा। ठीक हो गई। अब ये तो बात हमने कर ली इसकी डेफिनेशन की और इसके फैक्टर्स जो है ना, उसमें एक हमने फैक्टर वो एवरेज वेलोसिटी की बात की, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पुट करके हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कोलिजन डायामीटर उनका भी पता चला, वो भी वैल्यू हमने रख ली। और ये वही फार्मूला वहां से अब उठा के लाए हैं, लैम्डा इज इक्वल टू दिस वन। अगर एन को मैं इधर ला के मल्टीप्लाई कर दूं तो एन लैम्डा इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। इस साइड पे अब ये सारी चीजें कांस्टेंट है। अगर सिग्मा से मुराद तो नंबर ऑफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है, और अगर मैं गैस को चेंज ना करूं तो एक गैस के लिए तो सिग्मा सेम ही रहेगा, उसके सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं। ठीक हो गया। तो आप कहेंगे सर एक गैस के लिए जो ये वाला फैक्टर है वो सारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो एन लैम्डा जो है वो इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गई। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है ना मीन फ्री पाथ पे। तो हमने इस इक्वेशन को यूज किया है, एन लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट लाने के बाद इसमें अब हम प्रेशर और टेम्परेचर को शामिल करेंगे, और फिर देखेंगे वो लैम्डा के साथ उसका क्या ताल्लुक बनता है। वो कहाँ से लेके आएंगे? हमारे पास है काइनेटिक गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां से एन को निकालें तो एन इज इक्वल टू पीवी ओवर आर टी आ जाता है। अब पहले इसमें आप प्रेशर को देखेंगे तो एन और पी डायरेक्टली है, प्रोपोर्शनल है, तो इस एन की जगह मैं डायरेक्ट पी लगा सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। इसी तरह एन और टी एक दूसरे के इनवर्सली हैं, तो इस एन की जगह मैं 1/t को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसी चीज को सामने रखते हुए हम इसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर लेके आते हैं। जैसे इसने यहाँ लिखा कि एन जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली था, तो एन की जगह 1/t पुट कर दिया, तो वो बन गया लैम्डा/t। इस एन की जगह, इस एन की जगह 1/t आ जाएगा, तो लैम्डा/t इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि टी अगर इधर आए तो लैम्डा और टी एक दूसरे के आमने सामने, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो जो मीन फ्री पाथ है वो बढ़ जाएगा, कि मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वो ज्यादा फासला कवर करेंगे अगली कोलिजन के होने से पहले पहले। और इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे चार्ज लॉ को आप लिखते हैं लैम्डा 1 और T1 इज इक्वल टू लैम्डा/T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, उसी में इक्वेशन में एन और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो हमने लिख दिया एन और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एन की जगह पी लगा दिया उसी इक्वेशन में, तो पी लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। और यहां से अगर पी को इधर लाएं तो ये इनवर्सली हो जाएगा, यानी लैम्डा और पी एक दूसरे के इनवर्सली है। पर प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो जाते हैं, तो फिर उनके कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल टकरा के थोड़ा ही फासला कवर करेगा कि उसे अगली कोलिजन मिल जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास छोटी हो जाएगी, वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक हो गई। तो ये इसके फैक्टर हमारे पास बन जाते हैं मीन फ्री पाथ के टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग भी बन सकते हैं, एक ही क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। ठीक, और एमसीक्यू के हवाले से भी ये पॉइंट रिलेशनशिप जो है आपने याद रखने।